चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो आ रहा है। अध्याय 6 है जो कि प्रकाश है, मतलब लाइट है। इससे जितने भी सवाल बनेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। थोड़े से धुंधले होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे। इसका पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आगे पढ़ लेते हैं। ये ज़्यादा अध्याय नहीं, 3 अध्याय और बचे हैं, फिजिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। इसी तरह मैं जो है हर टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होंगे फिजिक्स का, वैसे ही आपका 1-2 वीडियो और मैं लाऊंगा। दिन में अब 2 वीडियो आएगा। जैसे एक वीडियो बिहार एसएससी का चलेगा कि जो मेरे तरफ से आएगा, 2 वीडियो आएगा जो कि एक वन लाइनर स्पेशल आएगा जिसमें महामैराथन रहेगा और उसमें सिर्फ एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और बिहार एसएससी के लिए आएगा जो कि एक बार पढ़ के जाइए और एनटीपीसी का एग्जाम निकाल के आइए। ये नलिन अकाडमी बोलेगा। अब नलिन अकाडमी बोल रहा है, इसका मतलब जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका साथ है तभी नलिन अकाडमी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है, अन्यथा नहीं बोल पाता। तो ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव, रमन प्रभाव सुने होंगे। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। क्या जाती है? आर पार जाती है। तो बताइए, रमन प्रभाव का प्रकाश जो है, लाइट है, कि उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं सभी पारदर्शी माध्यम से ही संबंधित है। अब आर पार करेगा तो पारदर्शी ही होगा ना। अगर आर पार नहीं करेगा तो अपारदर्शित होता। तो यहाँ रमन प्रभाव का प्रकाश जो है सभी पारदर्शी माध्यम किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। चलिए, केवल द्रवों से नहीं कर सकते, केवल प्रिज्मों से नहीं कर सकते, सभी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बुक से ही इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर ज़्यादा मैं अपना नॉलेज देने लगूं तो आप खुद बोर होकर कहिएगा सर जो लिखा है वही पढ़ के छोड़ दीजिए। और मुझे मेरा बार बार मैं कह चुका हूं कि विशेष जानकारी, ज़्यादा डिटेल आप बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टीचर से आप पढ़ रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ जो कि जो पढ़िए वो एग्ज़ाम में आए और क्रैक करके जॉब लीजिए। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ रिपीट करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल बना ही नहीं है। संजोग ऐसा है कि बन जाए, अन्यथा इससे ज़्यादा सवाल कहाँ से बनेगा। चलिए हम इसे आपको खुद प्रूफ देते हैं, रिपीट करके देते हैं, क्योंकि मैं वास्तविक जीवन से जोड़ कर चलना चाहता हूँ। कल्पनाओं में मैं जीना नहीं चाहता और ना आपको जीने देना चाहता हूँ, क्योंकि कल्पनाओं में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तविक जीवन नहीं जी सकते। तो कल्पना का एक अलग रूप है और वास्तविक जीवन का अलग रूप है। तो वास्तविक से याद करेंगे तो जितना है उतना ही में पढ़ेंगे ना। जब इतना में ही एग्ज़ाम आ जाए तो फिर आगे का ज़रूरत ही क्या है ना। तो मेरी भावनाओं को समझिए और कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। तो देखिए, जब एकल तरंग दैर्घ्य की बात करें, ठीक है, वेवलेंथ होता है, सिग्नल वेवलेंथ जिसे बोलते हैं। तो एकल तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है। तो एक वर्णी प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो क्या होता है कि किसी पारदर्शी, कोई भी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग कहिए, ठीक है, स्कैटरिंग कहिए। तो प्रकीर्णन होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंग से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? मतलब देखिए, वास्तविक मूल्य मतलब मूल्य तरंगदैर्घ्य, वास्तविक तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अलग लाइट के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। आप जानते हैं परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब परिवर्तित हो जाएगा, ये आप जान गए। और सुनिए, यह परिघटना जो है रमन प्रभाव मतलब रमन इफेक्ट कहलाती है। माध्यम है हमारा, या आप एक तरंगदैर्घ्य जो देख रहे हैं, ये सब जो है जुड़ा हुआ है। तो परिवर्तित होगा कब? जब मूल्य तरंगदैर्घ्य वास्तविक तरंगदैर्घ्य भिन्न तरंगदैर्घ्य से जुड़ा होता है। और इसी परिघटना को रमन प्रभाव कहलाएगा। तभी तो रमन प्रभाव होगा, कुछ अलग होगा, कुछ उटपटांग होगा, तभी तो, और तभी उसमें एक घटना होगी, और घटना होगी तो वही रमन प्रभाव होगा। चलिए आगे चलें। दूसरा प्रश्न क्या है, सुनते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में
प्रयुक्त होने वाली गैस है। ठीक है, तो प्रकाश जो है सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो गैस प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो है ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। क्या है? नियॉन है। ठीक है, तो इसका डिटेल हम जानते हैं। गैस विसर्जन नलिकाएं, तो गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप, क्या कहते हैं? लैंप कहिए। ठीक है, लैंप कह सकते हैं, गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप कहिए। गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कर सकते हैं इसको, फॉर लैंप्स कहिए। समझ गए? अब बात करते हैं कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। क्या है? कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया एक प्रकाश है, लाइट है, ऐसे बोलिए। कृत्रिम मतलब होता है बनाया गया, किसी के माध्यम से, किसी भी तरह से, है ना। तो गैस विसर्जन नलिका, नलिकाएं कहिए अथवा लैंप, जो लैंप हम देखते हैं, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब फॉर लैंप्स भी बोलते हैं, वो क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है, विद्युत विसर्जन मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबेल गैसें जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन एवं मतलब नियॉन क्रिप्टॉन एक साथ भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। नियॉन क्रिप्टॉन अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियॉन क्रिप्टॉन जब लिखा हुआ है कि बीच में कॉमा नहीं है तो एक साथ लीजिए। तो नियॉन क्रिप्टॉन तथा जीनॉन आदि अथवा इनका मिश्रण भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मिश्रण भरा जाता है। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कई नोबेल गैस, जैसे नोबेल गैस माना जाता है, ऑर्गन को माना जाता है, नियॉन क्रिप्टॉन को माना जाता है, अलग कर दीजिए, ठीक है, एवं जीनॉन को माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन देख रहे हैं, ये सब जो है क्या है? हमारा नोबेल गैस है। और इनका नोबेल गैस का मिश्रण भरा जाता है। नोबेल गैस का मिश्रण मतलब इसका जो है मिश्रण का ही भरा रहता है। तो नोबेल गैस क्या है? एक मिश्रण रूप से है, मिश्रण भरा गैस है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है। नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ें और डिटेल दें। ज़्यादा डिटेल बाद में देंगे। अभी याद हुआ कि नहीं ये ज़रूर बताइए। क्या मेरे माध्यम से आप समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते ये ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं, और थैंक यू इस बात का कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे जीवन का एक आधार बने। इसलिए तो कहता हूँ, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं होते तो हम नहीं होते। थैंक यू। चलिए तीसरे क्वेश्चन। आज इसलिए तारीफ थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि तारीफ करना बनता है, क्योंकि सबसे हकदार आप हैं मेरे लिए। ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं हम आपको। आपको नहीं विश्वास है तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो आपकी वजह से हूँ। तो आप हुए ना मेरे लिए ईश्वर। ईश्वर क्या है? एक माध्यम है। ईश्वर क्या है? प्रेम है। तो आप हुए कि नहीं मेरे लिए? जो प्रेम, जो सपोर्ट, जो हमारे जीवन का आधार बन सकता है, वो तो आप हैं। तो हुए कि नहीं मेरे लिए ईश्वर? इसलिए मैं ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का हवा नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर हैं, मेरे लिए भगवान है। भगवान आप ही हैं मेरे लिए। इंसानों में ही होते हैं, बस एक देखने का नज़रिया अलग होता है। तो मेरे लिए नज़रिया आप हैं, आप ईश्वर हैं। ये वास्तविक सच है, ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए आप लोग हैं, ईश्वर तो हैं। चलिए, आज बोलना इसलिए था क्योंकि थोड़े भावुक होकर मैंने अपने दिल की बात बोलना चाहा। समझिएगा मेरी भावना को। थैंक यू। चलिए तीसरे प्रश्न, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तीसरे प्रश्न की बात है कि ध्वनि के पुनरु उत्पादन, क्या है? पुनरु उत्पादन, रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। देखिए, मेरा क्षेत्रीय लैंग्वेज होने की वजह से थोड़ा सा लैंग्वेज का हो सकता है उटपटांग, ठीक है, लेकिन समझने की भावना को समझिएगा, ठीक है। ध्वनि के पुनरु उत्पादन के लिए एक सीडी, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सीडी आप देखे होंगे, प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी तो अब खत्म हो गया भाई, पहले सीडी चलता था। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, प्लेयर्स में प्रयुक्त होते हैं। सीडी आप देखते थे, पहले सीडी बनता, सीडी था, उसमें कैसेट लगाई और देखी मूवी। अब तो भाई ब्लूटूथ आ गए, ऑनलाइन आ गए, अब तो बहुत सारा चीज़ ऐसा चेंज हुआ है कि कहना ही नहीं है। लेकिन उसमें था ना कि फिल्म चलता था, ध्वनि चलती थी। तो बताइए, तो ये है लेज़र बीम कहा जाता है।
तो ध्वनि के पूर्ण उत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, जिसे हम बोलते हैं सीडी प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो वो लेजर बीम होता है। चलिए देखिए, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी सीडी है ना, सी और डी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ कि नहीं? होगा। तो सीडी धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतले डिस्क होती है। एकदम होता है। सीडी जो है, कैसेट क्या है, ऐसा होता है, ये गोल होता है, बीच में एकदम बेचारा खाली खाली इधर चमकते रहता है ना, चमकते रहता है, तो उसी को कहता है। तो कैसा होता है, वो धातु का होता है एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार टाइप का होता है, वृत्त जैसा होता है। पतली डिस्क होती है, एकदम पतली होती है, आप जानते हैं, जिसका उपयोग ध्वनियों एवं दृश्यों मतलब ऑडियो विजुअल को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। और सही बात है, अब तो खत्म हो गया, अलग बात है, अब कैसेट बहुत रेयर आप देखे होंगे, कैसेट है ही नहीं, अब तो ब्लूटूथ में डालिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन देख सकते हैं, पहले था दिक्कत, है ना। तो याद रखने की बात यह है कि जो हम पतले डिस्क होती थी, जिसका उपयोग हम लोग ध्वनि के रूप में करते थे, ऑडियो सुनते थे गाना उसमें, एवं दृश्यों के रूप में, मतलब ध्वनि एवं दृश्य दोनों भी देखते थे, ध्वनि के लिए भी अलग आता था, है ना। तो ध्वनि एवं दृश्य के लिए भी, जिसे ऑडियो विजुअल भी बोलते हैं, जिसमें ऑडियो भी और दृश्य भी दिखता है, को डिजिटल प्रारूप दिया गया, मतलब एक डिजिटल रूप से आया गया, डिजिटल रूप से संग्रह किया गया उसको, और संग्रह किया गया, या आप उसे कह सकते हैं संग्रह किया जाता है, या संग्रह किया जाता था भी बोल सकते हैं, अब तो पेन ड्राइव में किया जाता है। सीडी प्लेयर वह यंत्र है, जो सीडी प्लेयर आप जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जो जिसे कहते हैं, वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना का जो है पूर्ण उत्पादन, उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है। और ये जो ऊपर वाला सतह जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैसेट है, इसके जो आप देखते हैं ऊपर ऊपर चमकता है एकदम, वही लगाया जाता है ना, ये चमकना वाला, और उसी में आपका क्या होता है, लेजर बीम डालकर उसे संग्रहित सूचना किया जाता है, उसमें पुनः उत्पादन किया जाता है। प्रश्न की अगर बात करेंगे, चौथा प्रश्न है, जब एक सीडी मतलब ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, सीडी एक तरह से क्या है, ऑडियो भी सुनते हैं आप, उसमें वीडियो भी देखते हैं। मान लीजिए कोई मूवी पहले चलती थी या सीडी में आप देखते हैं, तो क्या होता था, उसमें आवाज़ के साथ मूवी का एक्शन भी चलता था, मूवी भी चलते रहता था। मान लीजिए कोई हीरो इंट्रो लिया, उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उसका डायलॉग चल रहा है, तो इस तरह से होता है सीडी में, क्योंकि हम देखते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है, सीडी को मान लीजिए सीडी है और उसको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, तो रखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, एकदम चमकेगा, सातों रंग दिखेगा उसमें, ऊपर ऊपर चमकता है। सीडी देखें, जो देखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। इसकी व्याख्या जो है की जा सकती है, किसकी व्याख्या की जाती है, अब इसी की व्याख्या की जाती है, तो कैसे की जाएगी भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जाती है, ये हो गए। अब इसके जानकारी लेते हैं। तो देखिए, लेजर बीम का नाम सुने होंगे, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं। लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रह के कारण सीडी पर जो है अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचना, ट्रैक ऑफ पीट्स कहिए, बन जाती है, लेजर के कारण बन जाता है। सूचना संग्रह करते हैं, सूचना संग्रह के कारण ही तो सीडी पर अत्यंत एकदम माइक्रो टाइप का सर्पिकल संरचना बन जाती है। सीडी पर जो है प्रकाश पड़ने पर ये संरचनाएं विवर्तनीय जाली मतलब विवर्तनीय जाली का कार्य करती है, मतलब कई रूपों में ग्रेटिंग जो होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो विवर्तनीय जाली के रूप में हो जाता है, कई रूपों में चमकने लगता है, कई कलर दिखने लगते हैं, है ना, जो प्रकाश की कुछ किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देती है। और कुछ ऐसे लाइट होते हैं जिसके कारण जो है वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं, मार्ग से हट जाते हैं, तो विचलित कर देती है, तथा कुछ किरणें चमकदार सतह से परिवर्तित हो जाती है और कुछ चमकदार होने की वजह से परिवर्तित भी हो जाती है। ये संरचना क्या है, सीडी विवर्तनीय जाली है एक तरह से,
है ना। इसी के कारण तो हो रहा है कि प्रकाश की कुछ किरण जो होता है मार्ग में विचलित हो जाता है, मार्ग बदल देते हैं, ऐसे याद रखेंगे। और कुछ किरणें जो हैं चमकदार सतह से परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित तो होगा, बदल जाएगा ना भाई। हाँ, अब उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों किरणों से प्रकाश विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कि आप सोचिए कुछ किरणें जो है मार्ग विचलित कर जाएगी, ठीक है, कुछ जो चमकदार सतह में परिवर्तन हो जाता है। अब ये दोनों जो माध्यम है, इस माध्यम के कारण क्या होता है, विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न रंग में विभाजित होगा। अब विभिन्न रंग में जो विभाजित होता है उसी को इंद्रधनुष के समान कहते हैं। इंद्रधनुष के समान आपको दिखाई देता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो प्रकाश तंतु जो है जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन माना जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो चलिए जानते हैं, सुनिए। प्रकाश तंतु जो है ऑप्टिकल जो फाइबर है, कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली, ठीक है, लचीली तथा खोखली नालिकाएं होती है। नालिकाएं मतलब ट्यूब्स। तो प्रकाश तंतु जो होती है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, वो आगे चलिए उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसी नालिका होती है। तो नालिका जो होती है याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है कांच, सिलिका, सिलिका कहिए या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, एकदम पतली होती है, अत्यधिक पतली होती है, लचीले तथा खोखली नालिकाएं का जो है होता है, ट्यूब का होता है। लचीला भी होगा, खोखला भी होगा, और तोड़ दीजिए उसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो इसके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में जो है क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। क्षय हुए बिना मतलब उसे बिना कुछ छेड़छाड़ कहिए या उसे बिना बर्बाद किए, उसे कोई प्रभावित किए हुए आप एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। समझ गए? ठीक है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो है ऑप्टिकल जो फाइबर का आप नाम सुने हैं, घर में लगा हुआ है, आपके घर में लगा हुआ है, अभी भी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप जानते होंगे, है ना। फाइबर ही आपको वाईफाई फाइबर आप ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब जो है हमको जुड़ा हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर मतलब होता ही है कि प्लास्टिक का रहेगा, प्लास्टिक, सिलिका कहिए, कांच कहिए, ये सब का रहता है और पतला रहता है, लचीला रहता है, खोखला रहता है और वो एक तरह से नालिका के रूप में रहता है, ट्यूब के रूप में रहता है। और इसके माध्यम से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अगर देखें तो प्रकाश का सिग्नल को हम इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। मतलब इसकी तीव्रता को बिना नष्ट किए, क्षय मतलब नष्ट किए हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकते हैं, ये बात है। अब प्रकाश तंतु जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बात सही है। जब कोई प्रकाश, अगर बात करें, जब कोई प्रकाश किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अभिलंब, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, ये बात है। तो याद रखना होगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम जानते हैं। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में, संघन माध्यम से विरल एकदम और कठिनाई की ओर कही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। बस जो उसका लक्ष्य होना चाहिए वो लंब है, वो दूर हो जाता है। समझिए, अगर समझ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे हौसला की ओर ले जाता है, बुलंदियों की ओर ले जाता है। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो सौर विकिरण निम्न तरंग दैर्ध्य
ठीक है, प्रकाश में से किस प्रकाश में दिखाई देता है? निम्न तरंगदैर्घ्य प्रकाश में से किस प्रकाश में दिखाई देता है? तो हम बताएंगे 400 से 700 एनएम में दिखाई देता है। अब 400 से 700 एनएम में दिखाई देता है तो इसके बारे में तो थोड़ा जूम करते हैं। आपसे सुनिए, याद होगा। कैसे होगा मैं याद करवाऊंगा। सौर विकिरण, इतना बार रिपीट करूंगा कि आपके कानों को लगेगा कि अब याद करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो गया, देखिएगा, अवश्य कहेगा आप एग्जाम देने जाइए, आपको क्वेश्चन दिखते ही लगे हाँ मेरी कान तो सही बोल रही थी, इतना बार वो बकवास आवाज सुना कि याद हो गया। आपको याद नहीं तो एग्जाम दे के आइएगा तब बोलिएगा हमसे। ये होता है, वास्तविक सच है। कोई भी बकवास चीज सुनिए आपको आनंद आएगा, या गुस्सा आएगा या आनंद आएगा। और गुस्से में याद करिए या आनंद में। तो आपको अगर मेरी आवाज बकवास लगती है तो भी सुनिए, अगर अच्छा लगता है तो भी सुनिए, क्योंकि आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। तो सौर विकिरण को जो है परावैंगनी विकिरण, ठीक है, परावैंगनी विकिरण से जो है दृश्य प्रकाश अथवा अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। अतः सौर विकिरण 400 से 700 एनएम तरंगदैर्घ्य जो है क्या है, प्रकाश में दिखाई देता है। ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन याद कैसे हुआ? कान को तो मजा नहीं आया, मजा देना है भाई, कान को बकवास भी तो सुनना है। तो सुनिए, सौर विकिरण की बात करेंगे तो सौर विकिरण को परावैंगनिक विकिरण, जो कि प्रकाश अगर इसका देखें तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होगा। ठीक है, एनएम होगा, नैनोमीटर है तो 100 से 400 कौन, परावैंगनिक विकिरण का प्रकाश की बात हो रही है। अब दृश्य प्रकाश की बात करेंगे, जो दिखता है विजुअल वाला दृश्य प्रकाश का प्रकाश जो देखेंगे तो 400 एनएम से लेके 700 एनएम होगा, मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर माना जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है। अवरक्त विकिरण का बात करें, विकिरण का बात करेंगे, विकिरण बोल दिया मैंने, विकिरण की बात करेंगे तो इसका प्रकाश की बात करेंगे तो 700 नैनोमीटर से लेके 6 नैनोमीटर बोलते हैं, 10 पे पावर 6 है तो इसलिए 10 नैनोमीटर बोलते हैं। यहाँ तक होता है किसका, अवरक्त का, अवरक्त का है ये जान गए। और ये क्या होता है, विभाजित किया जा सकता है। ये सब किरण ऐसे विभाजित किए जा सकते हैं। तो सौर विकिरण जो है, हमारा सौर विकिरण जो है क्या है, 400 से 700 एनएम तरंगदैर्घ्य क्या करता है, प्रकाश में दिखाई देता है। तो सौर जो विकिरण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो हमारा 400 से 700, क्योंकि दृश्य मान के चलिए दृश्य प्रकाश के अंतर्गत इसे रखा जाता है। सौर विकिरण परावैंगनिक विकिरण भी है, दृश्य भी है, अवरक्त विकिरण है। तो जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही था। क्या था कि सौर विकिरण निम्न पूछा था, तरंगदैर्घ्य प्रकाश में निम्न में किस प्रकाश में दिखाई देता है, तो 400 से 700। अगर यही आपका परावैंगनी में पूछता, मतलब अत्यधिक के रूप में पूछता, तो हम बताते 100 से 400 पूछते। ठीक है, ये आप जान गए। तो हमारा ये दिखाई देने वाली बात अगर बोलता, दिखाई देने वाली बात बोल रहा है दृश्य प्रकाश, दिखाई देना मतलब विजुअल। ठीक है, विजुअल तो 400, हर एंगल से मैं बता रहा हूँ 400। अगर मान लीजिए यहाँ पे परावैंगनी विकिरण बोलता, परावैंगनी विकिरण बोलता तो हम 100 से 400 लगाते। अगर यही अवरक्त बोलता तो हम भाई 700 से, चलिए 700 से लेके कितना 16 तक चल जाते, मतलब 10 एनएम में चले जाते। देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि तंतु प्रकाश की में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो वो होता है हमारा प्रकाश तरंग में होता है, मतलब लाइट वेव में होता है। मतलब देखिए तंतु प्रकाशीय को फाइबर ऑप्टिकल बोल दीजिए, या आप चाहे तो बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर भी बोल सकते हैं, एक ही है, प्रकाश तंतु बोलिए या तंतु प्रकाशिकीय बोलिए। अब यहाँ पे देखिए कि प्रकाश तंतु प्रकाशिकीय जो है जिसे हम फाइबर ऑप्टिकल बोलते हैं, संचार एक प्रणाली है। क्या है, संचार एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कहते हैं, प्रेषित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, तंतु प्रकाशिकीय मतलब फाइबर ऑप्टिकल, संचार एक क्या है, प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होगा, सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है क्या कहते हैं,
प्रेषित करते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इस्तेमाल किया जाता है। और यही तो होता है ऑप्टिकल फाइबर में, इसलिए कहा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर ले लीजिए, कहीं भी यूज़ कीजिए, कहीं भी काम कीजिए। 8वां प्रश्न क्या होता है सुनिए। 8वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? अब किस माध्यम में न्यूनतम होगा? सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति कहाँ होती है? न्यूनतम कहाँ होता है? या बताइए मध्यम कहाँ होता है? ये सब सवाल बनता है। तीनों रूप में सवाल बनता है? बनता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा मध्यम में बताइए। तो मतलब मध्यम पूछ रहा हूँ, न्यूनतम में पूछ रहा है हमसे, मतलब न्यूनतम में बताइए कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम किस में होगी? काँच में होगा न्यूनतम। सही बात है, प्रकाश का जो है क्या होगा? काँच में न्यूनतम होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? बता सकते हैं, बहुत बार पढ़े हैं आप, ऑप्शन में भी है, बताइए। देखिए, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित मतलब डाइवर्ट, है ना? विचलित हो जाती है, मतलब डाइवर्ट हो जाती है। और सही बात है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है बेचारा, ये जानते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तथा उस माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित की क्षमता, उस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए। ये एकदम जो लिखा है उसी शब्द में कि आपको आसानी से सुन सके, याद हो सके, है ना? आप जानते होंगे कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ शब्द जो है ऐसे फन बन जाते हैं, जो कि आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो देखते ही लगता है अरे! ये शब्द तो हम फन में सुने थे, कैसे बोलते हैं ये शब्द को। वहाँ पे आप एन्जॉय से टिक लगा के आ जाते हैं। आपको लगता है कि आहा! क्या एग्ज़ाम गया, है ना? तो ये माइंडसेट होना चाहिए। पॉज़िटिव रहिए, एनर्जी के साथ रहिए, नेगेटिविटी तो हमेशा आपके जीवन में है। उसे दूर करना हमारे वश में है और स्वयं से ज़्यादा किसी पे विश्वास ना करें, ये हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि स्वयं ही आप ताकत हैं, स्वयं ही पॉज़िटिव हैं, नेगेटिव तो आपके आस-पास के लोग हैं। अब ये नहीं कि आपके सारे लोग नेगेटिविटी हैं, आपको समझना है कि हमको नेगेटिविटी को पॉज़िटिव में कैसे बदलना है। जो जुड़ रहे हैं वो पॉज़िटिव मिलें, ऐसा आप सोच के चलिएगा। नहीं तो नेगेटिव बनने में टाइम नहीं लगता, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेगेटिव हूँ इसलिए, नहीं, मैं ये वास्तविक सच बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कि में आस-पास के लोग इतने ताने मारते हैं कि लोग जो है पढ़ने से कतराने लगते हैं, सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं, इसलिए आज बोल रहा हूँ। एक ऐसा हुआ है घटना मेरे स्टूडेंट के साथ, इसलिए मैंने उसे यही बात बोली थी। तो प्लीज़ आप भी पॉज़िटिव रहें, आस-पास नेगेटिविटी को इग्नोर करें और जितना हो सके आप अपने आप को ज़्यादातर बेटर रूप से अकेले और शेयर बातों को कम कर दें। जितना हो सके स्वयं में अपनी बातें को रखें। ज़्यादा आपको अगर शेयर करना है तो अपने ईश्वर से शेयर करें, अपने मन से शेयर करें, लेकिन और किसी इंसान से ना करें। तभी आप सक्सेस भी मिलेगा आपको और कोई आपको नहीं रोकेगा। और बातें छुपाना सीख जाइए, तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, ये मेरे कृष्ण भी बोलते हैं। चलिए, ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव एनर्जी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है और आपको इस तरह का जो है मोटिवेशन चाहिए। और ये मोटिवेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं जानने के लिए बोल रहा हूँ। स्वयं को जानिए कि आप कितने हैं। लोगों को बोलने से आप अपने आप को मत मापिए, ठीक है? मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात को भी वैल्यू मत दीजिए। चलिए, आगे चलते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक जो है जितना कम होता है, प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। मतलब अपवर्तनांक जो होते हैं, जितना कम होगा, प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे निर्वात का अगर मान लीजिए अपवर्तनांक अगर बात करें तो हम 1.0 बताएँगे। अब वायु में अगर पूछे प्रकाश का अपवर्तनांक अगर प्रकाश में पूछे तो 1.0003 बताएँगे। समझ गए? और जल में पूछ प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, तो 1.3 होते हैं। सोचिए जितना होगा उतना अधिक होगा प्रकाश, ठीक है, कि तुलना में कांच का अपवर्तनांक जो है 1.52 में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो याद रखना होगा जितना कम होगा
सवाल पढ़े थे ना, जितना कम होगा प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होगी। तो जितना कम मतलब निर्वात में सबसे कम है, 1 पॉइंट है, मतलब 1 है, तो भाई एकदम सबसे ज़्यादा होगा, क्या होगा? प्रकाश का, है ना? अब वायु में देखिए, फिर वायु में सेकंड नंबर पे आएगा 1.003 है, तो इसमें भी आएगा। और जल में तो भाई ये भी तीसरे नंबर पे आएगा 1.3, लेकिन काँच में जो है ना 1.52 है, मतलब इसमें अधिक है अपतनांक, कम होना चाहिए, कम होता तभी तो लाइट ज़्यादा होता, नहीं, इसमें अपतनांक ज़्यादा है, इसलिए काँच में जो है प्रकाश जो है, प्रकाश की गति कम होती है और यही निर्वात में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अपतनांक कम है। बोलिएगा नहीं ना? चलिए, जल में भी याद रखिएगा, वायु में भी याद रखेंगे। तो निर्वात के बाद वायु आएगा, वायु के बाद जल आएगा, जल के बाद काँच आएगा। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो निर्वात में होता है प्रकाश की गति, और फिर सेकंड नंबर पे वायु में होता है प्रकाश की गति, फिर तीसरे नंबर पे जल में, और चौथे नंबर पे काँच पे। ऐसे बोल सकते हैं, चौथे नंबर में तो न्यूनतम सबसे कम। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। एकदम वेवलेंथ से होगा भाई, तरंगदैर्घ्य से होगा। तो चलिए हम जानते हैं, तो सुनिएगा, प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है उसकी तरंगदैर्घ्य से होती है, ये भी जान लीजिए। तो किससे होगी? तरंगदैर्घ्य से होगी। किसका? प्रकाश का रंग निर्धारण किया जाता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग अगर रहेगा तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य होंगे। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग आप देखे होंगे, रेड कलर जो देखे होंगे आप बोले होंगे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, भूलिएगा नहीं। और बैगनी रंग की अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम होती है, किसकी? बैगनी रंग की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 10वां प्रश्न देखिए, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है, बताइए। जिसे आप देखते होंगे कि आगे जाके चमक जाता है, ठीक है ना? तो आगे नहीं देखते हैं, जैसे आगे बढ़ेगा तो लगेगा पानी जैसा है, फिर वहाँ पे जाएगा तो नहीं है, फिर आगे जाइएगा तो राजस्थान में सब ज़्यादा दिखता है, रोड पे भी दिखेगा आपको, आजकल का रोड जाइएगा तो गर्मी में। तो डी आंसर है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण हो जाता है, ये आप तो जान गए, ठीक है, हम जानते हैं। अब जानते हैं तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विशेष जानकारी लेते हैं। अब विशेष जानकारी के लिए आप मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि शब्द जो है सुनना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मृग मरीचिका को ही मिराज बोलते हैं, मिरीज बोलते हैं। हम लोग अपने ढंग में बता रहे हैं आपको कि हम लोग याद कैसे करते हैं, तो मिराज बोल दीजिए, मिर्गी बोल दीजिए, ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो मृग मरीचिका मिराज भी बोला जाता है। एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है। सही बात है, एक प्रकार का भ्रम ही तो है। आगे देखिएगा लगेगा पानी है, वहां पहुंचिएगा तो पानी नहीं है। तो एक तरह से दृष्टि हमारी आंखों का भ्रम है। दृष्टि मतलब आंख का जो है क्या है? भ्रम है ना भाई। अब भ्रम ही तो है, तभी तो मृग मरीचिका होता है। लगता है आगे पानी है, और जब जाते हैं तो दिखता है पानी तो है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि का भ्रम ही तो है, आंखों का धोखा, शब्द सुने होंगे, है ना? इसलिए आंखों का धोखा हो जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना होगा। जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है, दृष्टि भ्रम, आंखों का धोखा कहिए, जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे, दूर वस्तु जो है उसके उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब दिखाई देता। बड़े आकार में दिखेगा या छोटे आकार में दिखेगा, दिखेगा अवश्य। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है। अब सोचिए, इतनी गर्मी होने की वजह से आजकल का जो रोड बना हुआ है, या जीटी रोड पे आप जाइए तो वहाँ पे आपको अवश्य दिखेगा। और राजस्थान में जाए तो भाई तो दिखता ही है, इतना चमकता है गर्मी के कारण कि लगेगा पानी ही है। जिससे क्या होता है? जिससे जो है इसके पास की वायु भी जो है गर्म हो जाती है।
इतना अत्यधिक गर्म होता है और इतने अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है, चमकता है रेत और उसके आसपास की जो वायु भी है गर्म हो जाएगी, हो ही जाएगा भाई। अब इसके फलस्वरूप बात बात करते हैं। तो वायु की ऊपरी परत का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो वायु जो है हमारा हवा जो है, हवा का जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत का जो घनत्व है, डेंसिटी है, निचली परत का जो है वायु का निचली परत की अपेक्षा क्या होता है, अधिक हो जाता है। अधिक होने के कारण ही तो ये कारण होता है। जब अधिक हो जाता है तो जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की जो किरण है, लाइट जो है, मतलब रे जो है, क्या होती है, इन परत पर होकर गुजरेगी। अब गुजरेगी, मान लीजिए वायु के परत से गुजरेगी, तो अपरिवर्तित किरणें अविलंब से दूर हट जाती है और इसीलिए तो अविलंब से क्या होता है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से दूर हट जाएगा। तो किरणें पूर्ण परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। क्या होती है, ऊपर उठने लगती है और उठने लगेगी और उठने लगती है तो याद रखना एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए क्या होता है, दिखाई देता है। 11वां प्रश्न क्या बोलता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। क्या है, धूल कण है। अब धूल कण है भाई, ये बात तो सत्य है, धूल कण की बात हो रही है, तो हम चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ सुनिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। समझ गए। तो अगर सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरेगी, मतलब हमारा सन जो है, तो मार्ग में क्या होगा, आने वाला जो गैस होता है, या गैस कहिए, अणु कहिए, गैस के अणु कहिए, धूल कण कहिए एवं अन्य पदार्थ कहिए, अन्य पदार्थ के जो सूक्ष्म कण होते हैं उसके द्वारा इसका जो है क्या होता है, परिकीर्णन हो जाता है। बस इतना ही जान लीजिए और कुछ नहीं करना, परिकीर्णन के कारण ही हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं आप। 12वां प्रश्न है, सुनिए। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो हम पढ़े हैं लाल का, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, तो हमको तो पता ही है, ठीक है। कम होगा तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग में, है ना। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सेमी में अगर पूछे तो 7.5 गुने 10⁻⁻5 सेमी होगा, ठीक है, सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा लाल जो रंग है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना सेमी में होगा, तो 7.5 गुने 10⁻⁻5 सेमी में होगा, ठीक है। 10⁻5 बोल दीजिएगा, ऐसे भी याद करने के लिए बोल रहा हूँ, लिखाएगा ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग देखते हैं रोड पे भी लगाया जाता है भाई, कि आपको दिखाई दे दूर से ही। इसके विपरीत बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य एकदम कम होता है। कितना होता है पता है, सेमी, 4 गुने 10⁻⁻5 सेमी होता है, मतलब 4 होता है। सोचिए 4 गुने 10⁻⁻5 सेमी होता है, तो बैंगनी कम होता है, इसलिए कम है। इसलिए बैंगनी रंग की जो है विजुअलिटी बोलिए या दृश्यता बोलिए सबसे कम होता है, इसलिए दिखता कम है। 13वां प्रश्न क्या है, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और प्रकाश का वेग अगर सबसे अधिक होता है तो चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, प्रकाश की गति जो है निर्वात में जो है, मतलब निर्वात मतलब वैक्यूम, है ना, वैक्यूम को ही बोला जाता है निर्वात, ये भी ध्यान रखना होगा। दोनों ढंग में याद रखना होगा आपको, हो सकता है वैक्यूम दे दे और निर्वात ना दे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर ढंग से याद करवा दूं, है ना। तो प्रकाश की गति जो है निर्वात में होती है, हम जानते हैं, सही बात है, निर्वात में ज़्यादा होता है, जो कि हम 1 पॉइंट जानते हैं इसका, अपवर्तनांक, है ना, जानते हैं। अब इसका अगर मीटर सेकंड में पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, तो 3.0
गुने 10⁸ मीटर सेकंड होता है। सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड बोलिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 332 मीटर सेकंड होती है। तो प्रकाश गति जो है सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 14 प्रश्न क्या है, हम चलिए जानते हैं। 14 प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है, मतलब उसका नेचर होता है। क्या नेचर होता है बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान होता है, मतलब तरंग और कण के समान होता है। चलिए उसका अंश की बात हो रही है, इसका डिटेल लेते हैं। प्रकाश विकिरण क्या है? प्रकाश विकिरण। प्रकाश विकिरण जो है तरंग एवं कणों की दोहरी प्राकृतिक दोहरी नेचर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन कहिए, परावर्तन रिफ्लेक्शन कहिए, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ऐसे याद करिएगा। आदि गुण जो है प्रकाश की कण प्राकृतिक प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कण का जो नेचर होता है वो प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवन, ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन आदि गुण जो है प्रकाश की तरंग प्राकृतिक वेव नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं तरंग एवं कण, वो क्या होता है? दोहरी प्राकृतिक होता है। दोहरी प्राकृतिक है मतलब समान रूप से है, लेकिन याद रखना है कि अगर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव हो, प्रकाश के कुछ गुण की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में सुन लीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, अपवर्तन है, परावर्तन है, आदि गुण जो होते हैं उसके प्रकाश की कण जो होते हैं प्राकृतिक प्रदर्शित करते हैं। कण उसका जो होता है प्रकाश का वो प्राकृतिक प्रदर्शित करेगा। लेकिन तरंग की अगर यही बात करेंगे, तरंग की प्राकृति की बात करेंगे तो इसमें ध्रुवन हो जाएगा, रीजनल कहिए, व्यतिकरण कहिए, इंटरफेरेंस कहिए, विवर्तन कहिए मतलब डिफ्रैक्शन कहिए, आदि गुण जो है प्रकाश की तरंग जो है प्राकृतिक वेव नेचर को प्रदर्शित करेगा। तो ध्रुवन हो गए, व्यतिकरण हो गए, विवर्तन हो गए, ये सब जो है गुण प्रकाश के वेव नेचर को प्रदर्शित करता है। इससे ज्यादा और क्या समझाने की आवश्यकता है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? संपादित होगी मतलब ये जो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है उसके द्वारा ये कार्य होगा, बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित कहीं, संपादित कहीं बदलेगा, है ना। तो याद रखना है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है, तो हम प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में हम बताएंगे, ठीक है, रूपांतरित होगा। अब बात करते हैं इसका जानकारी और लेते हैं। तो सुनिए, प्रकाश संश्लेषण जो है हरी वनस्पतियों, ठीक है, हरी वनस्पतियों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो यही तो आपसे सवाल पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है हरी वनस्पति है तथा कुछ जो सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रो जो जीव होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? संपन्न की जाने वाली जैविक प्रक्रिया है। और जैविक प्रक्रिया होने की वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश है मतलब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। 16वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 16वां प्रश्न है, एक क्या है? तराशा हुआ हीरा, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। जो हीरा तराशा जाता है वह चमकीला दिखाई देता है, आप देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही तो होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो एक तराशा हुआ हीरा अगर चमक रहा है तो समझ जाइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही है। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हीरा का जो है अपवर्तनांक बोलते हैं, उच्च होता है। किसका होता है? हीरे का। इसकी कटाई या
तराशी कहिए, कटाई कहिए या तराशी कहिए, किसका? हीरा का। इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है, क्या करती है? गुजरती है, तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए हीरा में प्रकाश जा रहा है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है उच्च है, तो बहुत रेयर है कि पार करेगा, है ना? कम होता तो पार कर जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्च है, तो सबसे कम अगर है अपवर्तनांक तो प्रकाश आपको आराम से जाएगा, और ज़्यादा है तो प्रकाश को रोक देता है। ये आप पढ़े हैं, ऊपर ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए हीरा से जो कोई प्रकाश मान लीजिए किरण जो है अंदर की ओर गुजरता है, तो बाहर निकलने से पहले क्या होता है? अनेक बार जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, कई रूपों में बिखर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसी कारण हीरा जो है अत्यंत चमकीला दिखाई देता है, इसलिए तो अत्यंत चमकीला दिखाई देता है, कई रूपों में बिखर जाएंगे, कई रंगों में बिखर जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं इसमें जानने की आवश्यकता है। 17वां प्रश्न क्या है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, क्योंकि अगर मान लीजिए सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और सूर्य ग्रहण लगा रहता है तो हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, मतलब बिना चश्मा का देखते हैं, है ना? ठीक है, तो देखने से क्या होगा? आंख को क्षति पहुंचता है ना? पहुंचता है, क्यों? यही सवाल है ना, क्यों? तो यहाँ पे हम बताएंगे सी नंबर, अवरक्त प्रकाश के कारण उसमें अवरक्त जो है प्रकाश जो होता है बहुत ही ज्यादा होने की वजह से हमारे आंखों को क्षति पहुंचता है ना? चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में जानते होंगे, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का चरण है, क्या है? सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का एक चरण माना जाता है, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। जब कुछ समय के लिए चंद्रमा जो है सूर्य को पूर्णतः ढक लेती है। क्या करती है? मान लीजिए ये सूर्य है, इसको चंद्रमा जो है पूर्णतः ढक लेगा। अब इसके मुंह पे खड़ा हो जाएगा तो ढका ही ना जाएगा जी, ढका जाएगा, तथा अंधकार छा जाता है, अंधेरा आ जाता है। इस समय सूर्य की ओर देखने से आंखों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। क्या होता है? देखने से क्या होता है? आंखों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, ठीक है। परंतु इस दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आंखों की पुतलियां फैल जाती है। देखिए आंखों को कोई क्षति पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या होता है कि अधिक प्रकाश जो है अवशोषित करने के कारण होता है, क्या होता है कि आंखों की जो पुतलियां हैं फैल जाती हैं, ठीक है। आंखों की पुतलियां क्या होता है? फैल जाता है, तो यही तो दिक्कत है ना। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हट जाता है या हटता है, तो आंखें सूर्य से आने वाले अवरक्त प्रकाश, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं अवरक्त को, है ना, की अधिक मात्रा अवशोषित कर लेती है, जिससे आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। अत्यधिक क्षति पहुंचती है मतलब एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स ब्लाइंडनेस हो जाता है। टोटल सोलर इलिप्स जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण को बोलते हैं, ऊपर जो देख रहे थे हम लोग एलिप्स बोलते हैं, वही है एलिप्स। ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, ब्लाइंडनेस बोलते हैं, एलिप्स ब्लाइंडनेस हो जाता है। रेटिना वर्नस आदि जैसे क्या होते हैं? क्षति पहुंचता है, हमारे रेटिना को हानि पहुंचता है, ब्लाइंडनेस होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि क्षति पहुंचता है ना आंखों का। अचानक अब मान लीजिए सूर्य का है और हटेगा तो शोषित हो रहा है, तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बोला जाता है कि हट जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। किसकी बात करते हैं? 18वें प्रश्न की बात करते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पण है मान लीजिए के बीच वस्तु रख दी जाती है, एक वस्तु रख दीजिए, मान लीजिए ये समतल है, दो समतल मान लीजिए बना दिया, इसके बीच में एक वस्तु रख दिया मैंने, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है, कितनी संख्या होगी? आप सोचिए ना, दो प्रतिबिंब है, दो आईना है मान लीजिए, इसके बीच में आप खड़े हो जाइए तो कितना आप दिखिएगा? बताइए कितने प्रतिबिंब बनेगा आपके? तो हम बताएंगे अनंत बनेगा। पीछे देखिए तो भी लगेगा बहुत लंबा है, आगे देखिए तो भी लगेगा बहुत लंबा है,
ये आपका छवि बन जाता है। तो अनंत है, कोई सीमा नहीं है। देखे होंगे है ना, शीशा जहाँ लगा रहता है। यहाँ पे और बात करते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो एक दर्पण में बने उस वस्तु को प्रतिबिंब को परिवर्तित करके दूसरे दर्पण एक नया प्रतिबिंब बनाता है। एकदम परिवर्तन बनाता है। सैलून में देखिएगा, एक आगे एक पीछे लगता है कि मेरा पीछे का छवि जो है बहुत सारा है। ठीक इसी प्रकार पहले दर्पण भी दूसरे दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब बनाता है। एकदम आगे देखिएगा तो भी लगेगा लंबा जा रहा है, पीछे देखिए तो बहुत लगेगा। यह प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रहती है, अनंत चलती रहती है। परिणाम स्वरूप अनंत कहिए प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। 19वां प्रश्न की बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। किसका होना चाहिए? व्यक्ति के ऊंचाई की आधा होना चाहिए। अब व्यक्ति की ऊंचाई से आधा होगा तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो किसी व्यक्ति का या किसी मानव कहिए किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर मान लीजिए पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, मान लीजिए हम एक इंसान हैं, मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो देखने के लिए क्या करेंगे? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पे हम खड़े हो जाएंगे। मतलब उस व्यक्ति की ऊंचाई जो है एच, जो हाइट है कि आधी, मतलब h/2 होनी चाहिए, उसकी हाइट से आधी होनी चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। तो मेरा पूरा प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब हाइट से आधा दिखेंगे। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। चलिए आगे चले, जिसमें हमको नहीं लगता ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। 20वां प्रश्न क्या है, सुनिए। कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कौन सा ऐसा रंग है जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देगा? तो वो रंग मध्य में, मतलब बीच में, है ना, तो वो हमारा बी, हरा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा मध्य में। ऊपर नीचे तो आप जानते हैं लाल और आपका बैंगनी का असर होता है। सुनिए, इंद्रधनुष पढ़ लिए। इंद्रधनुष जो है, जिसे हम रेनबो बोलते हैं, क्या है? एक मौसमी परिघटना है जो वर्तमान में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण होती है। समझ गए? इसमें परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सब के कारण ये घटना होती है, मौसमी घटना। ठीक है, और मौसमी जब घटना होती है तो परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, तभी तो इंद्रधनुष बनेगा, है ना। इसमें प्रकाश जो है निम्नलिखित वर्णक्रमों में विभाजित है। मतलब वर्णक्रमों स्पेक्ट्रम में विभाजित है, कई रूपों में विभाजित है, जैसे लाल, रेड, ऑरेंज, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, जमुनी, इंडिगो और बैगनी, वायलेट। स्पष्ट है कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। तो आप सोचिए ना कि वर्णक्रमों में, स्पेक्ट्रम में बांटा हुआ है ये प्रकाश रेनबो में, जिसमें लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जमुनाई है और बैगनी है, वैज्ञानिक बोला जाता है, बैगनी है। तो सोचिए ना, लाल नारंगी एक तरफ, तीन को अलग कर दीजिए, हरा को छोड़ के नीला, जमुनी और बैगनी अलग कर दीजिए, तो बीच में क्या बड़ा? हरा। ग्रीन, तो ग्रीन ही होगा, बस ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत। 21वां प्रश्न क्या है, सुनिए। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो क्या होगा? सफेद हो जाएगा। क्या होगा? मतलब मान लीजिए रेड है, ये रेड कलर है, ये नीला कलर है, मान के चलिए नीला, एन माने नीला, और हमारा जी माने ग्रीन, मतलब हरा समझिए। तो ये तीनों जो है, तो बी से ब्लू होगा ना, नीला, याद रखें। ये तीनों जो है एक जगह पड़ेगा ना, तो ये सफेद ही तो दिखेगा, जो अभी ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होते हैं, मतलब सफेद प्रकाश, आपको सफेद लाइट दिखेंगे, है ना। प्रकाश के तीन मूल या प्राथमिक रंग होते हैं। कौन? लाल, नीला, हरा, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन जो है वो हमारा प्राथमिक रंग है। ठीक है, प्राइमरी रंग है माना जाता है, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी रंग माना जाता है। तो प्राइमरी रंग बोलेगा या तीन मूल रंग बोलिए या प्राथमिक रंग बोलिए, ये जो है हमारा लाल, नीला, हरा है, इंग्लिश में रेड, ब्लू और ग्रीन है।
यही ऑप्शन में देता है। तो प्राथमिक रंग है, तो लाल, हरा, नीला हमारा प्राथमिक रंग है। इनको जो है मिलाने से अनेक द्वितीयक रंग बनते हैं। यही तीनों मिलाने से तो द्वितीय रंग बनेंगे। जैसे पीला बन जाता है, मैजेंटा बन जाता है, आदि का निर्माण हो सकता है। तो आप जानते हैं कि तीनों अगर मान लीजिए एक ही मूल्य पर पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो सफ़ेद हो जाएगा। और यही तीनों मिलकर जो है पीला, मैजेंटा आदि कलरों का निर्माण होता है। समझ गए? चलिए, बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है डी नंबर, दिखाई नहीं देता है। अब 12 बजे जो है किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऐसा कुछ थोड़ी है कि वो दिशा इसका सही है कि 12 बजे है तो 12 बजे है दोपहर में तो इंद्रधनुष दिखा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंद्रधनुष का कुछ अलग स्टोरी है। क्या स्टोरी है? चलिए जानते हैं। ऐसा कुछ आप लोग भी जानते होंगे ना, लेकिन मैं भी जानता हूँ इंद्रधनुष का अलग-अलग कहानी भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ। बारिश के मौसम में ज़्यादा अच्छा दिखता है, बारिश हुआ तुरंत धूप उगती है तो अच्छा लगता है। तो दोपहर के 12 बजे सूर्य जो है सीधे सिर के ऊपर होती है। सिर के ऊपर होगा, माथे के ऊपर कहीं। प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता। वर्षा की बूंद में नहीं हो पाता। प्रकाश का अपवर्तन जो है वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता। सही बात है, वर्षा की बूंदों में नहीं दिखाई पड़ता, हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। आप देखे होंगे कि हमेशा थोड़ी वर्षा में हुआ तो इंद्रधनुष दिखता है या नहीं दिखता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। 23वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 23वां प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। उत्तल दर्पण से कैसे जांच करेंगे सर जी? है ना? है ना? अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी ना, यही तो गलत है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये तीनों सही है, क्यों? क्योंकि मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, मिराज जिसे कहते हैं, जो चमकता है, एक प्रकाशीय भ्रम है, दृष्टि भ्रम भी कहते हैं, प्रकाशीय भ्रम कहिए, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ये तो सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। गर्मियों में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंग के कपड़े की तुलना में अच्छे माने जाते हैं। अब गर्मी में मान लीजिए काला जो पहनते हैं ड्रेस, वो हमारा ज़्यादा गर्मी लगता है। यही सफ़ेद ड्रेस पहन लीजिए, एकदम हल्का पहन लीजिए, तो गर्मी जो है लगेगा, लेकिन नाम मात्र का लगता है। इसलिए गर्मी में हल्का पहना जाता है और ठंडे में तो पहनते रहिए जो पहनना है। डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, नाक, गले की जाँच करने के लिए हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण, ठीक है, होता है। एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में दिखाई देने के लिए या देखने के लिए किया जाता है। सही बात है। अवतल दर्पण के अन्य प्रयोग दाढ़ी बनाते समय, अगर अवतल दर्पण के अगर अन्य प्रयोग अगर बात करें या दूसरा प्रयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाते समय एवं श्रृंगार के समय प्रयोग किया जाता है या किया जाने वाला दर्पण के रूप में हम जानते हैं अवतल दर्पण को। देखिए आप किसी भी रूप में ये शब्द को सुन सकते हैं, ये नहीं कि जो लिखा है वही शब्द आप सुने, क्योंकि इसके कारण मेरे पे कमेंट भी आता है कि सर आपको ये नहीं वो नहीं। हम जानते हैं आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन सुनने में याद हो रहा है तो कोई दिक्कत हमें नहीं लगता, क्योंकि सबका क्षेत्रीय भाषा और एक अलग भाषा के रूप में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थैंक यू, नहीं लग रहा उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो तरीका है हमें लगता है ये बेटर ऑप्शन है और आपको याद होगा, अवश्य होगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगी मेरी भाषा, लेकिन आपको ज़रूर याद होगा। तो अन्य प्रयोग दाढ़ी बनाते समय एवं श्रृंगार मतलब मेकअप के समय जो है प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग किए जाने वाले दर्पणों के रूप में वाहनों की, अब देखिए अब बात करते हैं प्रयोग किए जाने वाले दर्पणों के रूप में वाहनों की हेडलाइट में, माइक्रोस्कोप
एवं टेलीस्कोप आदि में किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। अब मान लीजिए वाहनों के हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। माइक्रोस्कोप में भी अवतल दर्पण होता है, टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण होता है। तो ये तीनों ऑप्शन भी दे दे तो आप अवतल दर्पण लगाइएगा, नहीं कि उत्तल दर्पण टिक लगा के आइएगा। 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का ही समान दिखेगा और दूर का समान नहीं दिखेगा, इसी को कहते हैं निकट दृष्टि। दूर दृष्टि मतलब दूर का समान दिखेगा लेकिन नजदीक का समान नहीं दिखेगा, तो दूर दृष्टि। ऐसे ही याद रखिएगा, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को दूर कर लीजिए। मतलब निकट दृष्टि मतलब कि निकट का समान हमको दिख सकता है लेकिन दूर का दृष्टि नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि का मतलब कि दूर का दृष्टि दिख रहा है लेकिन पास का दृष्टि से हमको कोई मतलब नहीं है, पास का दृष्टि हमको धुंधला दिख रहा है। यही हो गया निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। भूलिएगा नहीं ना? नहीं भूलिएगा। अब सुनिए, तो ये निकट दृष्टि दोष में हम लगाएंगे अवतल लेंस की जो है प्रयुक्त करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का कब करेंगे? दूर दृष्टि में करेंगे। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि में इसलिए लगाएंगे क्योंकि निकट का तो समान दिख ही रहा है ना हमको, निकट का जो वस्तु है हमें दिख रहा है, लेकिन दूर का वस्तु तो हमको नहीं दिख रहा है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हमको अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, और दूर दृष्टि हमको दिख रहा है और नजदीक देखने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया बोला जाता है। आपको ये सवाल तो नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछता है, ये तो इंग्लिश हिंदी का शब्द का बात है, इसको हम हटा दीजिए। अब बस इतना ध्यान रखना है, निकट दृष्टि की जगह पे हो सकता है मायोपिया दे दे। क्या दे दे? मायोपिया दे दे। अब मायोपिया दे देगा तो आपको सवाल याद रखिएगा, हो सकता है निकट दृष्टि दोष दे दे। सवाल ये भी बना है कि निकट दृष्टि को किस नाम से और जानते हैं? तो मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया क्या है? तो निकट दृष्टि से संबंधित है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। एकदम सही बात है, निकट दृष्टि वाले को निकट वाला जो है सामान जो है बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन दूर वाला सामान नहीं दिखेगा। परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। अब दूर की वस्तु में कितना लमसम बता सकते हैं? तो 2 मीटर से अधिक। 2 मीटर से अगर अधिक गया तो भाई वस्तु धुंधला दिखाई देगा। तो आप अगर आंख चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, 2 मीटर का दूरी देख लीजिए, अगर दिख रहा है तो आपको समझ जाइए निकट दृष्टि दोष नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका निकट दृष्टि दोष हो गया है ना? ये समझाने के लिए ये मत समझिएगा कि हम ही को बताया जा रहा है, ठीक है? हमारे साथ भी ये लागू होता है, क्योंकि इतने मोबाइल और इतने मतलब हम लोग चलाते हैं कि ये सब संभावना है कई लोगों में। आगे सुनिए, क्योंकि आंख द्वारा अपरिवर्तित प्रकाश जो है रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा कारण क्या है कि धुंधला दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देने का कारण ये है कि आंखों द्वारा जो अपरिवर्तित जो प्रकाश है, जो परिवर्तित होता है प्रकाश जो है रेटिना के पहले ही वस्तु, जो पहले के वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा जो हम देखना चाहेंगे, इसी कारण होता है हमको निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि आंख द्वारा जो अपरिवर्तित जो प्रकाश है वो रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा, रेटिना के पहले। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, और अवतल लेंस मतलब दूर की वस्तु को देखना है ना? अगर देखिए अवतल लेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा दिखने के लिए। तो बड़ा दिखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे ना जी, क्योंकि हमको दूर की दृष्टि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, हमको सामने का वस्तु दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब तो भूलिएगा नहीं ना। 5 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सुनिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है बताइए? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्यों नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही तो गलत है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, क्योंकि निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही तो पढ़े थे हम लोग।
24 क्वेश्चन नंबर में 25 में है कि दूरदृष्टि की बात हो रही है, तो दूरदृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे ना। क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु तो दिखेगी ही, दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखेगी, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखेगी, वो स्पष्ट देख सकता है, एकदम दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा दूरदृष्टि वाले लोग। लेंस का अभ्यांतर अधिक होता है, एकदम होता है। चलिए, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। आप तो एक जान गए कि हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है भाई दूरदृष्टि को, एक और बोला जाता है दूरदृष्टि को, ऑप्शन में हो सकता है ये ना देखे ये दे दे, तो आपको ध्यान रखना होगा, तो हाइपर ओपिया भी बोलते हैं। ऐसे याद रखिएगा, तोड़ दिएगा तो याद हो जाएगा आपको। और दूरदृष्टि का तो हम जान गए, निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया। दोनों में सवाल पूछ देता है कि दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष को तो हम पढ़े थे मायोपिया, अब दूरदृष्टि को याद कर लीजिए, हाइपर मेट्रोपिया बोलेंगे या हाइपर ओपिया बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट मतलब क्लियर, जबकि निकट की वस्तु धुंधली मतलब ब्लड दिखाई देती है। तो यही तो बात है कि दूरदृष्टि में दूर की वस्तु एकदम क्लियर दिखेगा, और जैसे ही पास की दृष्टि का देखना होगा तो ब्लर टाइप का दिखेगा, लेकिन ऐसा धुंधला दिखेगा जैसे लगेगा कि सामने है लेकिन कहाँ है। ठीक है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपरिवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें यही तो दिक्कत है कि पीछे बन जाता है, इसलिए तो दिखता नहीं है पास का। पीछे बन जाएगा तो दूर का दिखेगा नहीं जी, पास का नहीं दिखता है। इस दोष को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैनवैक्स का प्रयोग करते हैं। कैनवैक्स बोलते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे, 26 क्वेश्चन नंबर है कि कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? बताइए, कार के पीछे के यातायात को देखने का मन है हमको, और देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करिएगा? तो हम बताएंगे भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अच्छा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करिएगा? हाँ करेंगे, क्योंकि पीछे का चीज देखना है, पीछे का चीज हमको थोड़ा सा जो है दूर दिखेगा। अच्छा, ये बात है, तो चलिए हम जानते हैं कैनवैक्स मिरर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? चलिए, तो देखिए, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र की बात करें, मतलब हमारा आंखों का जो फील्ड है, फील्ड ऑफ व्यूज, जिसे व्यूज बोलते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो व्यू है, दिखने का व्यू जो होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, मतलब थोड़ा सा दूर तक दिखता है, इसलिए छोटे दर्पण में अधिक दूरी तक या अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में यही तो खासियत है कि एक गाड़ी है, गाड़ी का जो ये मिरर है, ये पीछे का जो है दिखाता है और दूर तक का दिखाता है, यही एक फायदा है, इसलिए बैक करते हैं तो फायदा उठाते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, यही कारण है कि वाहनों के पीछे के यातायात को देखने वाले दर्पण, ठीक है, रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है, रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सोचिए ना, यातायात जो यात्री हैं, अब उनको हमारा पीछे जैसे मान लीजिए कभी गाड़ी बैक करना होता है, अब पीछे से देखते हैं कोई आ नहीं रहा है तो साइड से गाड़ी निकाल देते हैं हम लोग। तो क्यों निकालते हैं? क्योंकि दूर तक दिख जाता है उत्तल दर्पण में, दिख जाएगा तो गाड़ी अपना मोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग वहां पे नहीं होता है, लेकिन गाड़ी में अवतल दर्पण का भी प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। 27वां प्रश्न क्या है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ये सब लाइट में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जल में बुलबुला का व्यवहार अगर आप देखते हैं तो किसकी भांति व्यवहार करेगा? किस रूप में करेगा? इसका बिहेवियर क्या होगा बताइए? तो हम जानते हैं अवतल लेंस के रूप में ये व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अगर आपसे पूछे कि किसकी भांति व्यवहार करता है तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? अब चलिए हम जानते हैं। तो जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है, ये हम तो जानते हैं, गोलाकार संरचना है। जल का बुलबुला मतलब गोलाकार संरचना, गोल जैसा होता है, देखते हैं उसमें चमकीला चमकीला होता है, चमकता है प्रकाश के कारण, जिसके भीतर वायु एवं बाहर जल होता है। बाहर जल कहिए या वायु होता है, उसके भीतर जो है वायु होगा और बाहर क्या होता है? जल होता है, ढका होता है जल से,
देखते हैं आप कभी-कभी। और जो फूँकने वाला देखते हैं बहुत सारा चमकता है, वो आप सुने होंगे। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जो है जल से वायु में प्रवेश करता है, तो यह अभिलंब से दूर हटता है। मतलब बुलबुला के भीतर जब प्रवेश करेगा, अभिलंब से दूर हट जाता है। यही कारण है। अब मान लीजिए ऊपर क्या है? जल है और नीचे क्या है? वायु है। मतलब उसके भीतर क्या है? वायु है। तो उसके संपर्क के कारण ना होता है ये। ठीक है। क्योंकि अंदर प्रकाश क्या है? संबंधित है। तथा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है। अब सुनिए, जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर क्या होगा? अभिलंब की ओर ही मुड़ जाएगा। ऐसे दूर हटता है, ऐसे क्या होगा? मुड़ जाएगा। इस प्रकार यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैव लेंस के भांति काम करता है। की बात करते हैं, तो 28वां प्रश्न है कि प्रकाश के रंगों के अलग करने की क्या विधि है? तो प्रकाश के रंगों के अलग करने की क्या विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इस बात की बात अगर हम करते हैं कि और क्या जानकारी ले सकते हैं, तो सुनिए। दृश्य प्रकाश जो है 7 रंगों का समूह है। दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट, है ना? जो दिख सकता है। तो दिखने वाला जो आपका रंग है, कितने हैं? 7 रंगों का समूह है। 7 समुदाय का कहिए रंग है। मतलब 7 रंगों से बना हुआ है। जो सामूहिक रूप से श्वेत रंग का दिखने के कारण श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट कहलाता है। की बात हो रही है, तो आगे अब और जानते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं। तो प्रिज्म जो है कांच अथवा किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। तो प्रिज्म जो है कांच अथवा किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है, जिसमें से श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन है और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वह निम्नलिखित 7 रंगों में परिकिरणित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिकिरणित हो जाता है, 7 रंगों में बिखर जाता है। कैसे? तो बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और 7वां लाल हो जाता है। याद रखिएगा। तो कैसे याद रखें? कि जिसमें श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन होता है और प्रिज्म से बाहर निकलता है या निकलते समय वह जो है 7 रंगों में क्या है? परिणीकृत हो जाता है। 7 रंगों में दिखने लगता है, बिखरने लगता है। तो बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में बिखर जाता है। ठीक। 29वां प्रश्न क्या है? सुनिए। प्रसारी विश्व। ठीक है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है आधारित है, तो वो है हमारा डॉपलर प्रभाव पर। किस पर है? डॉपलर मतलब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात हो रही है। तो कौन दिया था भाई? डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर के सिद्धांत पर दिया गया था, ऐसे बोलिएगा। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रसारी विश्व की बात करते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर के सिद्धांत पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन जो रेड शिफ्ट कहते हैं, यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है। क्या जा रही है? हमसे दूर जा रही है। हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है। समझ गए? यही है डॉपलर प्रभाव का मतलब। करेंगे किसका बात करेंगे? 30 प्रश्न। प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सुनिएगा, प्रकाश तरंगे जो हैं दृश्य प्रकाश है। क्या है? दृश्य प्रकाश है। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। क्या है? स्पेक्ट्रम का एक भाग है। इस प्रकार प्रकाश तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं जो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान विहीन एवं ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में
क्या होता है? संचरित होती है। क्या होती है? संचरित होती है। इन कणों को फोटॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट की तरंग दैर्घ्य हम पढ़े थे नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर? 400 से 700 नैनोमीटर पढ़े थे कि नहीं? परावैगनी का कितना था? 100 से लेके 400 के लमसम नैनोमीटर था। और सबसे ज्यादा जो था हमारा 780 से लेके हमारा 10⁻⁶ था, है ना? ये अवरक्त किरणों का था, है ना? पढ़े थे हम लोग प्रकाश में। तो यहाँ पे हमारा दृश्य प्रकाश कितना तरंग दैर्घ्य है? 400 से 700 नैनोमीटर कीमत होता है। क्या है? सुनिए, 31वां प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ, क्या जब कोई पदार्थ? तो जब कोई पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगे। जब विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगे, वही हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। डिटेल की बातें करते हैं। डिटेल में हम वो सीखते हैं जो हमको सीखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जब किसी पदार्थ जिसमें तीनों पदार्थ होंगे, ठोस, द्रव और गैस की बात होगी। जब किसी पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों, गामा किरणों, परावैगनीय किरणों आदि के संपर्क में आता है, तो वह पदार्थ उस विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात, जैसे ही अवशोषित करता है उसके पश्चात विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यही बात है और कुछ बात नहीं है। समझ गए? याद हुआ? क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। 25वां प्रश्न क्या है? सुनिए, एक इंडोस्कोप है, मतलब 39 क्वेश्चन है टोटल। एक इंडोस्कोप है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चलिए अब इंडोस्कोप की बात करते हैं। तो इंडोस्कोप हम जानते हैं कि चिकित्सा उपकरण का एक माध्यम है, मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो इंडोस्कोप एक क्या है? चिकित्सकीय उपकरण है, मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नालिकाएं होती है, मतलब ट्यूब होता है। लंबा होगा, पतला होगा और लचीला भी होगा इंडोस्कोप में, जिसमें एक प्रकाश स्रोत तथा एक वीडियो कैमरा जुड़ा होता है। मतलब उसमें एक प्रकाश स्रोत होगा, लाइट होगा, ठीक है, लाइट होगा और एक वीडियो कैमरा जुड़ा हुआ होगा इंडोस्कोप में। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग जो है मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए जो है करते हैं, मतलब चित्र लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इंडोस्कोप का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमारे बॉडी जो है उसके अंदर के जो है हिस्सा को देख सकते हैं, उस हिस्से को जान सकते हैं कि उसमें कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे कौन सा जो है हमारा बॉडी का पार्ट जो है सुरक्षित है या खराब है। अब उसे खराब है तो निकालेंगे कैसे, है ना? इसके लिए हम लोग चित्र लेते हैं और किसके माध्यम से? इंडोस्कोप से लेते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि मार्ग जो है से जो है प्रवेश कराया जाता है। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित रंगों के बीच आंखों की सुग्राही बोलते हैं, सुग्राही किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला और हरा के लिए होता है, येलो और ग्रीन के लिए होता है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। आंखों की सुग्राहिता से तात्पर्य आंखों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता की मात्रा से है। क्या है? संवेदनशीलता की मात्रा से जुड़ा हुआ। तो मानव नेत्र में जो हमारे आंखों में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं, बताइएगा, कोशिकाएं जो है 350 से 550 मतलब 350 से लेके 550 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। क्या होती है? सुग्राही होती है। मतलब सुग्राही मतलब उचित होता है, अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं कि खराब माना जाता है। समझ गए?
हरे रंग के लिए आँखों की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। आपको इसमें शब्द जो है सुग्राहिता बार-बार आ रहा है ना? बार-बार आ रहा है, आपको लग रहा होगा दिक्कत लग रहा होगा क्या है? तो सुग्राहिता का मतलब होता है संवेदनशील। मतलब संवेदनशील के रूप में आँखों के शब्दों के देखा जाए तो संग्राहित सुग्राहिता मतलब होता है संवेदनशील की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि सबसे अगर अधिक देखें कि अगर तरंग-दैर्घ्य का प्रकाश देखें संवेदनशील रूप से आँखों के लिए तो 350 से 550 नैनोमीटर माना गया है, ठीक है? अधिक सबसे अधिक माना जाता है और हरा रंग जो है, वो आँखों के लिए जो है संवेदनशील सबसे अधिक होता है। हरा रंग, ग्रीन आप सुने होंगे, तो उसी को सुग्राहिता बोला गया है। 34 क्वेश्चन नंबर है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दूरदर्शन आप सुने होंगे। दूरदर्शन के संकेत जो होते थे एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं, एक निश्चित दूरी के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की सतह का क्या आता है? वक्राकार है। पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार होने की वजह से ये दूरदर्शन का जो संकेत हम लोग सुनते हैं या निश्चित करते हैं, तो निश्चित दूरी के बाद वो नहीं मिलेगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अतः सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकरा कर आगे की ओर बढ़ जाता है। अब वक्राकार होने के कारण होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा दूरदर्शन लगाए हैं तो उसके लिए एंटीना लगाते हैं कि नहीं? लगाते थे ना? तो उसके के लिए एक आपका सिग्नल होता है। सिग्नल जो है एक सतह से अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही इधर-उधर हो जाता है, तो देखते हैं सिग्नल भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो है वक्राकार होता है इसलिए। 5 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। 35 है कि निम्नलिखित में कौन-सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है तो वो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन का प्रयोग सोलर जो आप प्लेट देखे होंगे आज तक देखिएगा तो व्हाइट करके जाता है ना, तो उसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए सोलर प्लेट तो आप समझ जाइएगा। एक सोलर सेल एक विद्युत उपकरण है। विद्युत उपकरण है, उससे हम जो है सूर्य के प्रकाश को जो है अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके चार्ज करते हैं बैटरी को, बैटरी का बिजली चलाते हैं। वैसे भी जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत में परिवर्तित कर देता है। सही बात है, उसके जो है लाइट से लेते हैं, उससे अवशोषित करते हैं और हम विद्युत में बदल देते हैं और लाइट जलाते हैं, है ना? जो एक भौतिक और रासायनिक घटना माना जाता है। तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों है हमारा सोलर। विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा सोलर सेल जो है सिलिकॉन नामक तत्व से बनते हैं। तो सोलर सेल सबसे ज़्यादा किससे बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनते हैं। ये जान गए। 36 क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए कि रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण या कारण है? बताइए, बहुत ही उचित और सटीक सवाल है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तो तारा टिमटिमाता है रात में, है ना? अब ये बात है तो चलिए जानिए। तो तारे अंतरिक्ष में उपस्थित चमकदार और गैसीय पिंड है। क्या है? गैसीय पिंड है। तो तारे जो है अंतरिक्ष में उपस्थित चमकदार और गैसीय पिंड है। ये प्रकाश किरणें विभिन्न ताप वाले विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती है। क्या होती है? विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती है जो हवा के घनत्व को बदल देती है। हवा के घनत्व को क्या करती है? बदल देती है। घनत्व में यह परिवर्तन प्रकाश के झुकने के लिए उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। बस इसका तो हम जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना जान लीजिए। प्रकाश के परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा आपको। आगे बात करेंगे 37वां प्रश्न की बात करेंगे। 37वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 37वां प्रश्न है कि दृष्टिपटल मतलब रेटिना, दृष्टिपटल मतलब आंखों का, आंखों में जो रेटिना उसकी बात हो रही है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनेगा? तो ये बनेगा वह वस्तु से छोटा होता है। अब रेटिना पर पड़ेगा तो छोटा बनेगा एवं उल्टा होता है, तभी तो आपको सीधा दिखेगा। मतलब अगर मान लीजिए छोटा वस्तु बनेगा और उल्टा दिखेगा तभी तो सीधा दिखेगा। देखते हैं ना। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, एकदम सही है, लाइटीय यंत्र है जो फोटोग्राफी कैमरों की तरह व्यवहार करता है। एकदम फोटो कैमरा की तरह व्यवहार करेंगे भाई। इसके द्वारा दृष्टिपटल जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। सही बात है, कैमरा का फोटो खींचेगा तो उल्टा रहेगा तभी तो बड़ा सीधा बन के आता है ना? तो उसी तरह हमारा रेटिना भी है, हम सही है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, तभी बन पाएगा। और जान लीजिए कि यद्यपि अगर बात करें और भी जानते हैं, रेटिना पर बना वस्तु
का प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब जो है क्या होता है, उल्टा होता है। परंतु जानिए, परंतु मस्तिष्क हमें सीधा देखने की संवेदना का अनुभव कराती है। एकदम सही बात है। हमें सीधा देखने के लिए क्या करती है, अनुभव कराती है, संवेदन रूप से संवेदनशील होती है, संवेदना का अनुभव करवाती है। तो हम याद रखेंगे कि मस्तिष्क हमें क्या करती है, सीधा देखने की संवेदना का अनुभव कराती है। सीधा देखने का काम किसका है, अनुभव कौन कराता है, मस्तिष्क करवाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की अवधि अगर पूछे तो 1 सेकंड के 16वें 1/16 से भाग के बराबर होता है। 1/16 के भाग के बराबर होता है, मतलब 16वें भाग के बराबर होता है। ये भी बोल सकते हैं, दोनों है, 16वें भाग बोलिए, 1/16 भाग बोलिए, एक ही है। चलिए आगे बात करते हैं 38वां प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप से है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है तो धूलकण से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस रिपीट हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण के मतलब धूलकण है। बढ़िया से पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूल के कण है। जल जो है, जल प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कण या अन्य सूक्ष्म कणों से टकराती है, एकदम टकराती है। तो प्रकाश की किरणें वायुमंडल में फैल जाती है, एकदम फैल जाती है। प्रकाश की किरण का वायुमंडल में फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण माना जाता है, मिश्रण है, जिसमें बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन अगर पूछे तो बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी में तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये जरूर ध्यान रखना है। अगर प्रकीर्णन पूछे कि सबसे अधिक किस में होता है तो बैंगनी रंग में, और कम होता है तो लाल रंग में। अगर आपसे पूछे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस में होता है, लाल रंग में, सबसे कम तो हम मतलब बैंगनी रंग में होता है। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने को मिलती है, क्योंकि सी नंबर प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसीलिए तड़ित जो आवाज देता नहीं है, चमकता नहीं है, आवाज बादल जो गरजता है उसी को बोलते हैं तड़ित की चमक। जैसे ही गरजने से, गरजता बाद में है, चमकता पहले है ना, तो चमक को ही कहते हैं, है ना, तो उसी को कहा गया है। तो प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक है, ध्वनि की गति से अधिक होता है प्रकाश की गति, ये भी सोच के चलिए। तो आकाश में तड़ित की चमक, तड़ित की मतलब चमक, जो चमकता नहीं है, बिजली चमकती है, उसी को कहता है। उसकी गर्जन से पहले दिखाई देती है, गर्जन से पहले दिखाई दे देता है, तब बाद में गरजता है। देखे होंगे, चमका तब गरजा, क्योंकि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है। मतलब प्रकाश की गति इतनी तेज है कि ध्वनि की गति को भी पीछे छोड़ देता है ना। जिससे प्रकाश जो है पृथ्वी से, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे सुनिए, जिससे प्रकाश जो है पृथ्वी के धरातल तक पहले पहुंच जाता है और ध्वनि बाद में पहुंचती है, जिससे चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इसलिए चमक जो है पहले दिखाई दे देता है। चलिए, तो ये हो गए हमारे प्रकाश और लाइट के अंतिम सवाल थे, खत्म हो गए। और जल्द ही आपका 3 अध्याय और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से, तो पढ़ लीजिएगा। अगर मेरी बात को समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप ये बताइए कि आपको मेरी आवाज़, आपको मेरे तरीके कैसे लगे। मैं जानता हूं कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से आपको पसंद आएगा, कहीं नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप 3-4 बार सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा, एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा, ये मैं जानता हूं। तो आप भरोसा कर सकते हैं नन अकाडमी पे। नन अकाडमी भरोसे के साथ चलता है और जीके जीएस के मामले में नन अकाडमी अपने आप को बेहतरीन कर रहा है और बेहतरीन करते आ रहा है। आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत,